आइए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो और उनकी बेहद मशहूर किताब रिपब्लिक की गहराई में उतरने वाले हैं। प्लेटो ने इसमें एक आदर्श समाज का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। जरा सोचिए, एक परफेक्ट सोसाइटी। उनका स्पष्ट मानना था कि एक बेहतरीन समाज तभी बन सकता है जब उसकी नींव एक बहुत ही सॉलिड और सोची समझी शिक्षा प्रणाली पर रखी जाए। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज के हमारे इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण क्यों जरूरी था। इसके बाद उनका आयु आधारित शिक्षा मॉडल, संगीत और शारीरिक शिक्षा का महत्व, इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं और अंत में इसकी कुछ अहम आलोचनाओं को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले खंड से शुरुआत करते हैं, जो है प्लेटो का शिक्षा उद्देश्य। प्लेटो का ये पूरा शिक्षा सिद्धांत आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म की मजबूत नींव पर टिका है। अब यहां शिक्षा का मतलब सिर्फ कोई स्किल सीखना या आज के समय की तरह सिर्फ नौकरी पाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद था इंसान के शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का पूरी तरह से विकास करना, ताकि एक ऐसा आदर्श नागरिक गढ़ा जा सके जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए एकदम तैयार हो। तो असल में इसके लक्ष्य क्या थे? सत्य, अच्छाई और सौंदर्य की प्राप्ति। प्लेटो के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग यानी चरित्र निर्माण और आत्मा का विकास केवल किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी था। कुल मिलाकर वो एक आदर्श राज्य के लिए ऐसे नागरिक तैयार करना चाहते थे जो अंदर से पूरी तरह न्यायप्रिय और नैतिक हो। मतलब दिमाग तेज होने के साथ साथ इंसान की सीरत का अच्छा होना भी उतना ही जरूरी था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण। प्लेटो इस बात पर बिल्कुल अड़े थे कि शिक्षा पूरी तरह से राज्य यानी सरकार के कंट्रोल में ही होनी चाहिए। उनका सीधा सा तर्क था, अगर शिक्षा प्राइवेट हाथों में चली गई तो लोग सिर्फ अपना निजी फायदा देखेंगे और राज्य का हित कहीं पीछे छूट जाएगा। एक परफेक्ट स्टेट का निर्माण तभी संभव है जब एजुकेशन सिस्टम की पूरी कमान खुद राज्य के सुरक्षित हाथों में हो। अब इस स्लाइड पर जो बात है ना, वो ऐतिहासिक नजरिए से आपको सच में हैरान कर देगी। प्राचीन यूनान के उस दौर में जहां महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में ज्यादा आजादी नहीं मिलती थी, प्लेटो ने डंके की चोट पर कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। जरा सोचिए, उस समय समान शैक्षिक अधिकारों की वकालत करना कितना क्रांतिकारी और प्रोग्रेसिव विचार रहा होगा। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प खंड पर, आयु के अनुसार शिक्षा का मॉडल। प्लेटो का 50 साल का मास्टर प्लान। प्लेटो ने जीवन के पहले 20 सालों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला, जन्म से लेकर 6 साल तक, जहां बच्चों को सिर्फ खेलकूद, मनोरंजन और अच्छे संस्कार देने पर फोकस था। फिर 6 से 18 साल की उम्र तक शारीरिक शिक्षा, संगीत और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। और इसके बाद 18 से 20 साल की उम्र पूरी तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग यानी सैन्य प्रशिक्षण के लिए रिजर्व थी, ताकि युवाओं में गजब का अनुशासन और अदम्य साहस पैदा हो सके। और इसके बाद शुरू होता है असली बौद्धिक इम्तिहान। 20 से 30 की उम्र तक गणित, ज्यामिति, खगोल शास्त्र और तर्कशास्त्र की गहरी पढ़ाई। फिर 30 से 35 तक हाई लेवल फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। बात यहीं खत्म नहीं होती। 35 से 50 साल की उम्र तक आपको पूरे 15 साल प्रशासनिक कामों का प्रैक्टिकल अनुभव लेना होता था। आज के दौर में हमें 3-4 साल की डिग्री लंबी लगती है, और यहां 50 साल की पढ़ाई की बात हो रही है। इस 30 साल की दिमागी कसरत के बाद 50 साल की उम्र पार करने पर ही कोई व्यक्ति परम नेता यानी दार्शनिक राजा बनने के लायक माना जाता था। हमारा चौथा खंड संगीत और शारीरिक शिक्षा के संतुलन पर केंद्रित है। प्लेटो का ये विचार बहुत ही गहरा है। इसे एक तराजू की तरह समझिए। एक पलड़े पर है संगीत, जिसमें सिर्फ गाना बजाना नहीं बल्कि साहित्य और कला भी शामिल है। ये मन को कोमल और सुसंस्कृत बनाता है। दूसरे पलड़े पर है व्यायाम, जो शरीर को मजबूत और फौलादी बनाता है। प्लेटो का मानना था कि अगर कोई सिर्फ संगीत सीखेगा तो वो बहुत सॉफ्ट या कमजोर हो जाएगा, और अगर सिर्फ व्यायाम करेगा तो वो हिंसक बन जाएगा। इसलिए एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के लिए तेज दिमाग और मजबूत शरीर के बीच एकदम सही बैलेंस होना बहुत जरूरी है। प्लेटो बार बार याद दिलाते हैं कि शिक्षा का मतलब सिर्फ तथ्यों को रट लेना या ज्ञानी बनना नहीं है। हर एक कदम पर नैतिक शिक्षा को सबसे ऊपर रखा गया था। अगर किसी इंसान का दिमाग तो बहुत तेज है लेकिन उसमें नैतिकता नहीं है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो वो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था। आइए अब 5वें खंड में इस पूरे सिद्धांत की कुछ खास बातों को एक साथ समेटकर देखते हैं। अगर हम इसे सारांश में समझें तो इसके कुछ मुख्य स्तंभ हैं।
एक बहुत ही स्पष्ट आदर्शवादी दृष्टिकोण, नैतिकता पर भारी जोर, इंसान की अपनी इच्छाओं से ऊपर राज्य के फायदे को रखना, एक कड़े अनुशासन वाली व्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा का पूरा सपोर्ट। ये वो पिलर्स हैं जो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां मनमानी की कोई जगह नहीं है, बल्कि पूरा फोकस राज्य की भलाई और नैतिक अखंडता पर है। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी थ्योरी को पूरी तरह समझने के लिए उसकी कमियों को देखना भी जरूरी है। ये हमारा छठा खंड है। इस सिस्टम की कुछ बहुत ही कठोर सच्चाइयां भी हैं। आलोचकों का सीधा सा कहना है कि शिक्षा पर राज्य का इतना ज्यादा कंट्रोल होने से इंसान की अपनी पर्सनल आज़ादी तो जैसे खत्म ही हो जाती है। इसके अलावा ये पूरा सिस्टम आम नागरिकों के बजाय सिर्फ शासक वर्ग यानी राजाओं को तैयार करने पर फोकस करता है। और भाई 50 साल तक पढ़ाई करना, ये आम इंसान के लिए तो पूरी तरह से अव्यावहारिक और असंभव सा है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद हम प्लेटो के सिद्धांत की अहमियत को नकार नहीं सकते। हाँ, आज के समय के हिसाब से 50 साल की पढ़ाई बहुत अजीब और एक्सट्रीम लग सकती है, लेकिन उनके मूल विचार आज भी हिट हैं। एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसे एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। ये बातें आज की मॉडर्न एजुकेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। क्या प्लेटो का ये आदर्शवाद आज के एजुकेशन सिस्टम में लागू किया जा सकता है? क्या इस हजारों साल पुराने ब्लूप्रिंट में आज की शिक्षा व्यवस्था की कमियों को सुधारने और सामाजिक चुनौतियों से निपटने का कोई राज छिपा है? इस पर जरूर सोचेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।